मेरा नाम चेतन है। मेरी उम्र 60 साल है। मेरी ये कहानी पिछली 5 साल पुरानी है। एक दिन मैं अपने पोते को लेकर वॉक पर गया हुआ था। मेरे पोते की उम्र 4 साल थी। मैं उसे अपने साथ कभी भी वॉक पर लेकर चला जाता था। मेरी बहू का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा रहता था। हमेशा वो मेरे पोते को अकेले छोड़ दिया करती थी। अपने बेटे का वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी। मेरी बहू का नाम सोनिया था और मेरे बेटे का नाम राज था, और उन दोनों का एक 4 साल का मासूम सा बच्चा था। मेरा बेटा तो दूसरे शहर में नौकरी करता था और बहू भी किसी कंपनी में सेक्रेटरी की नौकरी किया करती थी। मैं सुबह सवेरे ही उठ जाया करता था और मुझे पुरानी खांसी की बीमारी थी। रोज ही मैं सुबह सवेरे उठकर बहुत खांसता था। मेरी बहू कहती कि ये बुढ़ा हर रोज मेरी नींद खराब कर देता है। खुद को तो बुढ़ापे में नींद नहीं आती और हमें चैन से सोने नहीं देता। उठते ही खांसना शुरू हो जाता है। मनहूस कहीं का। मैं बहुत ज्यादा गरीब था। मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि मैं 3 बहनों का इकलौता भाई था। मेरी तीनों बहनों की शादी हो चुकी थी। हमारे घर के हालात बहुत ज्यादा खराब थे। मेरी तीनों बहनें गरीब परिवार में शादी करके गई थी। मेरी शादी भी एक मामूली सी लड़की के साथ हो गई थी। मेरी पत्नी मामूली सी शक्ल वाली थी लेकिन बहुत अच्छी थी। उसने हमेशा बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था। वो सिलाई करती थी और मैं मजदूरी करके अपना घर चलाता था। 2 साल बाद मेरे घर में बेटा पैदा हुआ। मेरा बेटा राज, जो बहुत समझदार है। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने बेटे को भी अपनी जैसी ही जिंदगी गुजारने पर मजबूर करूं। इसलिए हम दोनों पति पत्नी खूब मेहनत करते थे। मैंने अपने बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया और उसे दूसरे शहर पढ़ने के लिए भेज दिया। मेरा बेटा इंटर कर चुका था। एक दिन मेरी पत्नी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई और उसका इलाज चलने लगा। फिर मेरी पत्नी हमें इस दुनिया से छोड़कर चली गई और मैं इस घर में अकेला रह गया। क्योंकि मेरा बेटा शुरू से ही बाहर पढ़ा लिखा था, लेकिन वो अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। वो शुरू से ही शहर में पढ़ा लिखा था, इसलिए उसकी शहर में ही अच्छी नौकरी लग गई थी और वो अब नौकरी भी वहीं करने लगा था। भगवान से प्रार्थना और मेरे बेटे की मेहनत ने उसको कामयाब बना दिया था। मेरे बेटे की कमाई से धीरे धीरे हमारे घर के हालात बहुत बेहतर हो गए थे। लगभग हमारे घर की पूरी काया पलट हो चुकी थी। अपनी पत्नी के मर जाने के बाद मैं बहुत अकेला महसूस करने लगा था और घर में मुझे हर काम की बहुत परेशानी होने लगी थी। वैसे तो मेरे बेटे ने नौकरानी रखने के लिए कहा था, पर लोगों ने मेरे बेटे को एडवाइस दी कि तुम नौकरानी ना रखो, बल्कि अपने पिता के लिए बहू घर में लेकर आओ। तुम शादी कर लो और अब तो तुम अच्छा कमाने लगे हो। मेरे बेटे को भी यही ठीक लगा कि अगर वो शादी कर लेगा तो उसकी पत्नी मेरी सेवा करेगी। मेरा बेटा 1 महीने की छुट्टी लेकर घर आ गया और उसने मुझसे कहा कि मेरी शादी करवा दीजिए ताकि मेरी पत्नी आपकी सेवा करे और आप इस तरह अकेले घर में परेशान न हो सके। मेरे बेटे के दोस्त ने उसके लिए एक अच्छी लड़की का रिश्ता बता दिया था। लड़की हमें काफी अच्छी लगी थी। मेरे बेटे ने कहा था कि अगर मेरे पिता की मर्जी होगी तभी मैं शादी कर लूंगा, क्योंकि मैंने हमेशा अपने माता पिता की मर्जी से ही सारे काम किए हैं। मुझे तो लड़की पसंद थी और मेरे बेटे को भी पसंद थी। इसी तरह मेरे बेटे की शादी सोनिया के साथ हो गई, क्योंकि सोनिया देखने में बहुत ज्यादा सीधी सादी लगती थी। जब वो शादी करके हमारे घर पर आई तो उसने पिता की तरह मुझे इज्जत दी थी, क्योंकि लगभग 1 महीने तक मेरा बेटा घर पर ही रह रहा था। मेरे बेटे के सामने उसने हमेशा मेरा ख्याल रखा। मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी। मुझे लगा कि बहू तो बहुत अच्छी है। राज के नौकरी पर जाने के बाद मैंने बहू का असली रूप देख लिया था। वो अपने आप में ही मगन रहती थी। उसे घर की साफ सफाई का भी ध्यान नहीं था। घर का काम तो वो तभी किया करती थी जब 2-3 महीने बाद मेरा राज घर आता था। मैंने तो कभी राज से सोनिया की शिकायत तक नहीं की थी, क्योंकि मैं अपने बच्चों में लड़ाई झगड़ा नहीं करवाना चाहता था। यही सोचता था कि ये बच्चे हैं, इन्हें अपनी जिंदगी जीने दूं। मेरा क्या है, मेरी जिंदगी तो गुजर चुकी है। अब जो बाकी रह गई है वो भी इसी तरह से कट जाएगी। बेटे के सामने मेरी बहू मेरे साथ बहुत अच्छा रिएक्ट करती थी और उसको भी काम करना बुरा लगता था, इसलिए मैं खामोशी से अपने काम खुद कर लेता था। शादी के लगभग 5 महीने बाद बहू ने राज से जिद की कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ और इस घर में मैं बोर हो जाती हूँ। मेरा बेटा तो इस बात के लिए राजी नहीं हो रहा था, पर मैंने उससे कहा कि बेटा, आजकल का मॉडर्न जमाना है, हर लड़की नौकरी करना चाहती है और जब लड़कियां पढ़ी लिखी हों तो उन्हें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। मेरे समझाने पर मेरा बेटा बहू को नौकरी पर भेजने के लिए तैयार हो गया था। मेरी बहू किसी कंपनी में सेक्रेटरी की नौकरी पर लग गई थी। मेरे बेटे की शादी को 2 साल हो गए थे। बहू के पास एक बेटा भी था।
बहू तो मेरे साथ बहुत गलत बिहेव रखती थी, लेकिन मेरे साथ देने वाला मेरा पोता आ गया था। बचपन से ही मैंने उसे बहुत प्यार दिया था। अपने पोते के अंदर मुझे अपना बेटा राज नजर आता था। मेरा बेटा तो मुझसे बहुत दूर रहता था, लेकिन पोता मेरे दिल के बहुत करीब था। बहू को तो उसकी कोई परवाह ही नहीं थी। जब से उसने नौकरी पर जाना शुरू किया था, न जाने उसे क्या हो गया था। प्रेगनेंसी के दिनों में भी उसने अपना कोई ख्याल नहीं रखा था। बस उसे तो नौकरी की ही फिक्र लगी रहती थी, जबकि हमारे घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। मेरा बेटा बहुत सारे पैसे भेजता था। मेरी बहू को सिर्फ नौकरी करने का शौक चढ़ा था। मुझे लगा था कि शायद 2-3 महीने नौकरी करने के बाद वो इस शौक को खत्म कर देगी, लेकिन बच्चा पैदा होने के बाद भी उसने बच्चे की खातिर भी नौकरी को नहीं छोड़ा। पोते को तो सिर्फ मैं ही संभाले रहता था। दिन इसी तरह से गुजरते चले जा रहे थे। बहू दिन ब दिन मेरे साथ अपना बिहेवियर बहुत गलत रखने लगी थी और उसने अब तो मुझे घर का नौकर बना लिया था। कहती कि सारा दिन फ्री बैठे रहते हो, मेरे बेटे को संभाला करो और घर के काम भी किया करो। अब तो उसने मुझे इज्जत देना बिल्कुल ही बंद कर दी थी। मेरा दिल करता कि मैं अभी ये सारी बातें अपने बेटे को बता दूं, पर मैं उन दोनों में झगड़ा नहीं करवाना चाहता था। बस इसी वजह से हमेशा खामोश रहता था। अपनी बहू के सारे अत्याचार खामोशी से बर्दाश्त करता रहता था। वो नौकरों की तरह मुझसे काम करवाती थी और इस बात का ताना देती कि बेटे और बहू की कमाई को बैठे बैठे खा रहे हो, हट्टे कट्टे हो, चाहो तो कोई नौकरी भी कर सकते हो। मैंने बहू से कहा, बहू, मैंने सारी उम्र अपने बेटे को बड़ी मेहनत से पढ़ाया लिखाया और इतना बड़ा किया। तो वो कहने लगी, इसमें क्या होता है, हर माता पिता अपने बच्चों को मेहनत करके ही पालते हैं। अभी आपके हाथ पैरों में जान है, बाहर का कोई काम नहीं कर सकते तो घर का ही काम कर लो। घर की साफ सफाई किया करो और हो सके तो यूट्यूब से देखकर खाना भी पका लिया करो। कभी कभी मैं भी मार्केट का खाना खाकर बोर हो जाती हूँ और घर का खाना खाने का मन करता है। मुझे तो यूट्यूब पर वीडियोस देखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं अपनी पत्नी के साथ काम में हाथ बटा देता था, इसलिए मुझे खाना बनाना आता था। मैं घर के सारे काम करता और अपने पोते की भी देखभाल करता था। मुझे अपनी बहू से बहुत डर लगता था, इसलिए खामोशी से सब कुछ सहन करता रहता था। घर से बाहर भी ज़्यादा नहीं निकलता था, क्योंकि अब टाइम ही नहीं मिलता था। शाम के टाइम पर अपने पोते को लेकर मैं वॉक पर चला जाता था। पोते के साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा था। उसके साथ रहता तो ऐसा लगता था जैसे मेरा अकेलापन बिल्कुल खत्म हो चुका है। काफी सारे साल इसी तरह से गुजर गए थे। अब तो मेरा पोता स्कूल भी जाने लगा था। मैं रोज उसको स्कूल के लिए तैयार करता, उसका लंच पैक करता और फटाफट उसे स्कूल छोड़ने के लिए चला जाता था। लगभग 11 बजे के टाइम पर फ्री होता तो तब नाश्ता करता था। इस उम्र में मुझे आराम की जरूरत थी, लेकिन बहू ने तो नौकर ही बनाकर रख दिया था। क्या करूं, किस्मत में यही लिखा हुआ था। इस मुश्किल वक्त में मुझे अपनी पत्नी बहुत याद आती थी कि वो कितनी जल्दी मुझे इस दुनिया में छोड़कर चली गई। घर का सारा काम करने के बाद मैं थक कर चूर हो गया था। मैं गहरी नींद में चला गया था। अचानक मेरी आंख खुली तो देखा कि मेरे पोते को स्कूल से लाने का समय हो गया था और उसकी छुट्टी भी 10 मिनट पहले ही हो चुकी थी। मैं फौरन से भागकर अपने पोते को इस तरीके से लेने गया। मेरी अब इन बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं रही थी। पोते को स्कूल से लाने के बाद मैंने उसे खाना खिलाया, क्योंकि वो मेरे हाथ से ही खाना खाता था। और बहू तो बेटे को जैसे भूल ही गई थी। अपने दोस्तों के साथ पार्टियां करती रहती थी। अपने ऑफिस से ही मुझे कॉल करके बताया कि आज रात को मेरी कुछ फ्रेंड्स खाने पर आ रही हैं, उनके लिए कुछ अच्छा सा खाना बना लेना। मेरी बहू के कहने के मुताबिक मैंने अच्छा खाना बना लिया था। बहू शाम के 5 बजे तक ऑफिस से आ जाती थी। रात को जब मेरी बहू की फ्रेंड्स आईं तो उन्होंने मेरे बनाए हुए खाने की बहुत तारीफ की, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं इस घर का नौकर हूँ। मेरी बहू ने उनको यही बताया था कि मैं इस घर का नौकर हूँ, उसका ससुर नहीं हूँ। मेरी बहू हर किसी को ये नहीं बताती थी कि मैं उसका ससुर हूँ। उसका कहना था कि मेरी रेपुटेशन खराब होती है, इसलिए मैं किसी को नहीं बताती कि ये बूढ़ा आदमी मेरा ससुर है। मेरे दिल पर बहुत एहसास होता था। ऐसा नहीं था कि मैं अपनी बहू से प्यार नहीं करता था, वो तो बिल्कुल मुझे बेटियों की तरह प्यारी थी। मैं सोचता था कि मेरा भगवान सब कुछ देख रहा है, एक न एक दिन मुझे मेरी खामोशी का फल जरूर मिलेगा। मैं खुशी खुशी बहू के और अपने पोते के सारे काम किया करता था, मगर जब जब मेरी बहू लोगों के सामने मेरी इंसल्ट करती थी तो मेरा दिल टूट जाता था। देखते ही देखते बहू का बिहेवियर बहुत ज्यादा बदतर होता जा रहा था। अब जब देखो बहू तब फोन पर बिजी रहती थी।
मुझे ना जाने क्यों कभी कभी शक होता था कि वो फ़ोन पर बात करने वाला इंसान मेरा बेटा नहीं बल्कि कोई और है, क्योंकि मेरा बेटा तो सारा दिन ऑफिस में बिजी रहता था और जब भी फ़ोन करता तो सबसे पहले मुझसे बात करता था और ज़्यादातर मेरे नंबर पर ही कॉल किया करता था, क्योंकि उसे पता होता था कि मैं घर में ही रहता हूँ। बहू अब कमरे का दरवाज़ा भी बंद रखने लगी थी। कभी पोता अगर अपनी माँ के पास जाने की जिद करता तो वो दरवाज़ा बंद करके बैठी रहती थी। एक दिन जब बहू को फ़ोन पर बात करते हुए काफ़ी टाइम हो गया और पोता जिद करने लगा कि उसे मम्मी के पास जाना है, तो बड़ी हिम्मत करके मैंने बहू के कमरे का दरवाज़ा बजाया और उससे बहुत प्यार से कहा कि बेटा, किसका फ़ोन है? ये देखो बच्चा कितने टाइम से परेशान हो रहा है, इसे अपने पास बैठा लो। बहू ने कहा कि इसका मतलब कि तुम अब मुझ पर नज़र भी रखने लगे हो? मैं चाहे जिससे भी बात करूं, तुम्हें इससे क्या लेना देना? मैं बता रही हूं कि अपने काम से काम रखा करो, और वैसे भी इसको तो तुम ही संभालते हो, देख नहीं रहा कि मैं कितनी बिजी हूँ? इसे समझा नहीं सकते थे? बहू ने कहा कि आज की बात मुझे डिस्टर्ब मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहू ने ऐसा जवाब दिया तो मैं सहम कर रह गया था। बहू ने मुझे ऑर्डर देते हुए कहा कि जाओ मेरे लिए 1 कप चाय बना दो। मैंने कहा ठीक है बहू, और उसने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। मैंने अपने पोते को समझा दिया कि तुम्हारी मम्मी बिजी है, अभी तुम्हारी बात नहीं सुन सकती। वो बेचारा बच्चा काफी देर तक रोता रहा और फिर खुद ही खामोश हो गया। मैंने बहू के लिए चाय बनाई और उसे कमरे में चाय देने गया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि बहू के कमरे से सिगरेट की बू आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कमरे में सिगरेट पी रहा है, बल्कि मैंने एक तरफ तो बुझी हुई सिगरेट भी पड़ी हुई देखी थी। मैं खामोशी से कमरे से बाहर निकल आया। चाय के बर्तन धोने के बाद मैं अपने पोते को लेकर पार्क में टहलने के लिए आ गया था, लेकिन अभी भी मेरा ध्यान वही सिगरेट वाली बात पर ही अटका हुआ था। मेरे आइडिया के मुताबिक तो बहू छुप छुप कर सिगरेट पीती है, क्योंकि आज वही तो कमरे में मौजूद थी और मैंने उसके कमरे में बुझी हुई सिगरेट भी देख ली थी, और फिर फोन पर भी सारा दिन वो बातें करती रहती थी। मुझे पक्का यकीन हो गया था कि बहू किसी लड़के से फोन पर बात करती है, और फिर मेरे दिमाग में ये भी आ रहा था कि बिना सच जाने मैं किसी भी फैसले पर नहीं पहुंच सकता। लेकिन अब मैं बहू पर थोड़ी नजर रखने लगा था। अगले ही दिन बहू फोन पर बात करते हुए छत पर चली गई। मेरा पोता सो चुका था और मैं कुछ समय बाद छत पर सीढ़ियों पर ही खड़े होकर बहू की बातें खामोशी से सुनता रहा। बहू किसी से फोन पर बात कर रही थी और कह रही थी कि क्या यार विकी, तुम भी कमाल करते हो। अच्छा ये बताओ, मुझे कब घुमाने लेकर जा रहे हो? हम रोज मिलते हैं, लेकिन अभी तक तुम मुझे इस शहर के अलावा कहीं दूसरे शहर घुमाने लेकर ही नहीं गए। फिर बहू कहने लगी, वाओ, गोवा तो मुझे बहुत पसंद है। तो ठीक है, फिर डन रहा। अगले महीने हम लोग गोवा घूमने के लिए जा रहे हैं। बहू किसी विकी नाम के लड़के का बार बार नाम ले रही थी और उससे बहुत प्यार भरी बातें कर रही थी। ऐसी बातें सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि मुझे जिस बात का शक था आखिर वही हुआ था। सोनिया न जाने मेरे बेटे को कब से धोखा दे रही थी। मैं सीढ़ियों पर ही खड़े होकर ये सारी बातें सोच रहा था। मेरा दिमाग अचानक ही चकराने लगा। मैं बहुत अफसोस कर रहा था कि न जाने किस घड़ी में इस लड़की की शादी मेरे बेटे के साथ हो गई थी। चलो, वो मेरे साथ जैसा बिहेव करती थी उसकी कोई बात नहीं। ज्यादातर बहुएं अपने सास ससुर को माता पिता समान नहीं समझती, लेकिन अपने पति की फीलिंग्स को तो समझना चाहिए। इधर बहू मेरे बेटे को धोखा दे रही थी। बस इसी टेंशन को अपने दिमाग में लेकर मैं सीढ़ियां उतर रहा था और अचानक मैं सीढ़ियों से गिरते हुए बचा। शायद बहू को महसूस हो गया था कि सीढ़ियों पर कोई है। मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरने लगा और इतनी ही देर में मुझे बहू ने देख लिया था। बहू फोन बंद करके फौरन ही नीचे आई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वो नीचे आई और कहने लगी, रुको, कहाँ जा रहे हो? कहने लगी, क्या आप मेरी जासूसी कर रहे थे? बताओ, यहाँ सीढ़ियों पर खड़े होकर क्या कर रहे थे? मैं खामोश खड़ा था और बहू से कहने लगा कि वो मुझे छत पर जाना था, लेकिन जब मैंने तुम्हारी बातें सुनी तो मैं यहीं पर रुक गया। बहू कहने लगी, अच्छा तो फिर तुम मेरी सारी बातें सुन चुके हो? मैंने कहा, बहू तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो, तुम मेरे बेटे को धोखा दे रही हो। मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। बहू ने फौरन ही मेरा हाथ पकड़ लिया और उसको मोड़ दिया। मुझे बहुत दर्द होने लगा था। वो मेरी बहू थी, मैं उस पर तो हाथ नहीं उठा सकता था, लेकिन वो मुझे लाचार देखकर इस बात का फायदा उठा रही थी। कहने लगी, क्या बताओगे अपने बेटे को? ये कि मैं किसी से फोन पर बात कर रही थी, मेरा बॉयफ्रेंड है और तुमने वो सारी बातें सुन ली है।
मेरा पति कभी भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे खिलाफ पहले ही उसको काफी भड़का चुकी हूँ। इससे पहले तुम मेरी शिकायत करो, मैं उससे तुम्हारी शिकायत लगाकर कह दूंगी कि तुम ही हमारे घर में जो कपड़े धोने वाली धोबन आती है उसके साथ चक्कर चला रहे हो और मेरे पति की दूसरी माँ बनाने के लिए उसे तैयार कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा बेटा मेरी बात सुनकर यकीन नहीं करेगा? मेरे पास इस बात का प्रूफ है। एक बार मैंने तुम्हारा धोबन के साथ फोटो खींच लिया था जब तुम उससे बातें कर रहे थे। हालांकि तुम उसे कपड़े दे रहे थे, लेकिन मैं अगर अपने पति को अपने तरीके से ये बात बताऊंगी तो वो तुम्हें धक्के मारकर इस घर से निकाल देगा, क्योंकि वो अपनी दूसरी माँ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और तुमसे कहेगा कि इस उम्र में ऐसी हरकतें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। मैंने बहू से कहा, मुझे छोड़ दो बहू, माफ कर दो, मैं बेटे से कुछ नहीं कहूंगा, मैंने कुछ नहीं सुना। तो बहू कहने लगी, हाँ ये हुई ना बात, अगर तुमने इस बारे में किसी को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगी, समझे? और इस घर में तुम्हारी हालत ऐसी हो जाएगी, न तुम घर के रहोगे न घाट के। मैं बहू के डर से अपना हाथ छुड़ाकर फौरन कमरे में आ गया था। सोचते सोचते मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैं जानता था कि बहू बहुत ताकतवर है और वो हमेशा मुझे बहुत तंग करती है, और ये भी जानता था कि मेरा बेटा मेरी बात पर यकीन करने से पहले अपनी पत्नी की बात पर यकीन करेगा। मैं खामोशी रहा था और मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी बहू की हकीकत बेटे को नहीं बताऊंगा। भगवान चाहे तो खुद एक दिन मेरी बहू को भगवान ही सजा देगा। लेकिन इस सोच विचार में मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे अपने बेटे और पोते की चिंता सता रही थी। अगला सारा दिन भी मेरा यही सब सोच विचार करते करते निकल गया और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता रहा कि भगवान मेरे बेटे और पोते की रक्षा करे। मैं हर रोज अपने पोते को लेकर पार्क में टहलने के लिए जाता था। आज मेरी बहू पोते को अपने साथ ही ले गई थी, कहकर गई थी कि मैं इसे अपने साथ वापस लेकर जा रही हूँ। मैं घर में अकेला था और बोर हो रहा था। सारे काम से तो मैं फ्री हो गया था। फिर मैंने सोचा कि मैं पार्क में टहलने के लिए चला जाता हूँ, 1 घंटे तक वापस आ जाऊंगा। मैं पार्क में ठंडी हवा खाने चला गया था। लगभग मुझे वहां पर बैठे हुए 1 घंटा हो गया था। फिर मैं वहां से वापस लौटने लगा। मैं पैदल ही जाता था और पैदल ही आता था, क्योंकि पार्क हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं बना हुआ था, करीब में ही था। शाम का टाइम था, इसलिए सुनसान हो रही थी। लेकिन अचानक मुझे पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। मैंने सोचा कि शायद मेरे दिल का वहम है और मैं फिर से चलने लगा। मैं थोड़ी ही दूर तक चला था कि किसी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया। मुझे उसकी तेज खुशबू चढ़ी और फिर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर जब मेरी हल्की हल्की आंखें खुली तो मैंने खुद को एक गाड़ी के अंदर पाया था जो हाई स्पीड से चल रही थी। मैं अपने होशो हवास में नहीं था, पर मुझे अपने कानों में किसी के बात करने की धीमी धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। काफी देर से वो लोग बातें कर रहे थे, लेकिन फिर जब उन लोगों ने एक दूसरे का नाम लेना शुरू किया तो मैं समझ गया था कि ये मेरी बहू है और इसके साथ कोई लड़का मौजूद है। मेरी बहू कह रही थी कि ये बुढ़ा मर तो जाएगा ना। तभी वो लड़का कहने लगा, बचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है सोनिया, मैंने सब कुछ सेट कर दिया है, तुम एक बार चलकर देखो तो सही। आज हम इस बुढ़े को जलाकर राख कर देंगे और इसका नामो निशान इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। थोड़ी देर का रास्ता पार करने के बाद वो दोनों गाड़ी से उतर गए थे। मैं अधमरी हालत में ही गाड़ी में पड़ा हुआ था। इससे पहले कि मैं होश में आता, उन दोनों ने मुझे गाड़ी से निकाला और मुझे एक पुराने से खंडर में लेकर चले गए। यहाँ लाने के बाद इन लोगों ने मुझे एक कुर्सी पर बैठा दिया और मेरे हाथ पैर मजबूती से बांध दिए। मैं कुछ बोलने की कोशिश करना चाहता था और खुद को बचाना चाहता था, लेकिन बेहोशी की दवाई मेरे दिमाग पर सवार थी। मैं होश में नहीं आ पा रहा था और ना ही मेरे हाथ पैर हिल रहे थे। ये एक वीरान सा खंडर था और यहाँ पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि इसे यहाँ आग लगाकर हम दोनों भाग जाएंगे, ये जलकर राख हो जाएगा तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। वो लड़का कहने लगा कि मैंने इस पूरे खंडर में चारों तरफ पेट्रोल छिड़क दिया है, ये बेहोश है इसीलिए चिल्ला भी नहीं सकता और ये सुनसान इलाके हैं, यहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं आ सकता। जल्दी करो, तीली जलाकर छोड़ दो, उसके बाद हम दोनों यहाँ से भाग निकलते हैं। आज मुझे महसूस होने लगा था कि मेरी जिंदगी का आज आखिरी दिन है और मेरे सामने मौत खड़ी हुई है। इसका मतलब साफ साफ ये था कि मेरी बहू अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मुझे मार रही थी। मेरी बहू कहने लगी, मैं इस बुढ़े को अच्छी तरह से जानती हूँ,
मेरा पति घर आ गया तो ये उसे सब कुछ बता देगा और मैं ऐसा होने देना नहीं चाहती। वैसे भी ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है। वैसे भी मैं इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसके लिए तो मर जाना ही बेहतर है। मेरी बहू ने माचिस की तीली जलाई और जमीन पर छोड़ दी। चारों तरफ आग भड़क चुकी थी और वो दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर जा चुके थे, क्योंकि वो दोनों नहीं चाहते थे कि भड़कती हुई आग को देखकर कोई यहाँ पर आए और आग के साथ साथ उन दोनों को भी मौके पर पकड़ ले। आग मेरे ऊपर भी आ गई थी। मैं खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे हाथ पैर तो कुर्सी के साथ बंधे हुए थे। मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया और मैं बेहोश हो गया था। इसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरी आंखें पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। न जाने मेरी कब आंखें खुली थी। जब मैं होश में आया तो मैंने देखा कि मैं एक अस्पताल में मौजूद हूँ और मेरे करीब ही एक लड़का बैठा हुआ है। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था और घबराकर जब मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि मेरे शरीर का काफी सारा हिस्सा जल चुका है। मैं बहुत तकलीफ में था। अस्पताल में मेरा इलाज चल रहा था। वो लड़का लगातार मुझे देख रहा था। वो मेरे करीब आकर कहने लगा, आप कैसे हो अंकल, और आपके ऊपर आग किसने लगाई थी? वो लड़का मुझसे सवाल पर सवाल किए जा रहा था। मैं अभी पूरी तरह से होश में नहीं था, क्योंकि मुझ पर बहुत तकलीफ थी। मैंने फिर से आंखें खोली तो वो लड़का मेरे फिर से करीब आया और कहने लगा, अंकल आप ठीक हो? मेरे तो जैसे होंठ सिल गए थे और मैं कुछ भी बोलने की कंडीशन में नहीं था। उस लड़के ने मुझे कहा कि आप घबराइए नहीं, आप बिल्कुल ठीक हैं, मैंने आपको बचा लिया है। लगभग 2 हफ्ते बाद मेरे अंदर कुछ हिम्मत आई थी और मैं कुछ बोलने के काबिल हुआ था। वो लड़का लगातार अस्पताल में 24 घंटे मेरे साथ था और उसने मुझसे कहा कि अंकल अब आप काफी हद तक ठीक हो चुके हो और उम्मीद है कि जल्दी ही आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, क्योंकि आपका यहाँ पर इलाज चल रहा है। मैंने उससे कहा कि तुम कौन हो बेटा? वो मेरी आवाज सुनकर कहने लगा, अच्छा हुआ अंकल आप बोलने लगे, वरना तो मैं बहुत परेशान हो गया था। वो मुझे कहने लगा, पहले तो आप ये बताओ आप कैसे हो? मैंने कहा कि मैं अब काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। उसने मुझसे फिर से सवाल किया और कहने लगा, अंकल आप उस खंडर के अंदर क्या करने गए थे? पता है आपको वहां पर आग लग गई थी और मैं जानता हूँ कि वहां आपको किसी ने जलाने की कोशिश की थी, क्योंकि जब मैं मौके पर पहुंचा तो आप कुर्सी से बंधे हुए थे और बेहोश थे। आग ने आपको पूरी तरीके से घेर लिया था, लेकिन भगवान की कृपा से मैं मौके पर पहुंच गया और मैंने आपको बचा लिया। ज्यादा हद तक आप नहीं जल सके। मैं उस खंडर के रास्ते से रोज होकर गुजरता हूँ और उस दिन भी मैं अपने ऑफिस से घर ही जा रहा था। मैंने देखा कि खंडर के अंदर भीषण आग लग गई है। वो सुनसान जगह थी, इसलिए किसी की नजर आप पर नहीं गई। मुझे लगा कि शायद खंडर के अंदर किसी ने कूड़े में आग लगा दी होगी। उस खंडर के आगे आते ही मेरे पास किसी की कॉल आ गई और मैंने अपनी कार रोक दी और मैं फोन पर बातें करता हुआ सोच रहा था कि यहाँ पर आग किसी ने कूड़े में लगा दी होगी। लेकिन जब मैंने गौर किया तो मुझे लगा कि आग में कोई इंसान मौजूद है। मैं फौरन ही भागकर खंडर के अंदर पहुंचा तो मैंने आपको पाया और बड़ी मुश्किल से मैंने आपको बचाया। मैंने गौर किया था कि उस लड़के ने मुझे बचाने की कोशिश की थी और उसके हाथों पर भी पट्टी बंधी हुई थी। जरूर उसके हाथ मुझे बचाने की वजह से जल गए थे। मैंने उससे कहा, क्या तुम्हारे हाथ इसीलिए जल गए? उसने कहा, कोई बात नहीं अंकल, लेकिन आपकी जान तो बच गई, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप वहां पर गलती से चले गए थे या किसी ने जानबूझकर आपको जलाने की कोशिश की थी? मैंने उसको बताया, बेटा मैं एक बहुत ही लाचार इंसान हूँ। मेरा बेटा दूसरे शहर में काम करता है और मेरी बहू जिसका बिहेवियर बहुत ज्यादा खराब है। मेरी बहू का अफेयर किसी के साथ चल रहा था। मैंने एक दिन अपनी बहू को फोन पर बातें करते हुए सुन लिया था। ये सब कुछ मेरी बहू और उसके साथ उस लड़के ने मिलकर किया है जिससे वो फोन पर बातें करती थी, क्योंकि उन लोगों ने मुझे जलाने से पहले बेहोश कर दिया था। मैं थोड़ा थोड़ा होश में था, इसलिए मुझे उनकी सारी आवाजें आ रही थी। मैं समझ गया था कि मैंने अपनी बहू को उसके साथ फोन पर बातें करते हुए सुन लिया है, इसलिए वो मुझसे इस बात का बदला ले रही है कि कहीं मैं उसकी सच्चाई अपने बेटे के सामने न खोल दूं। और इसी डर की वजह से बहू और उसके बॉयफ्रेंड ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। उन दोनों ने पहले तो मुझे पार्क के रास्ते से किडनैप किया और बेहोश करने के बाद मुझे इस खंडर में ले आए और मेरे हाथ पैर कुर्सी से बांध दिए और फिर आग लगाकर वहां से चले गए। मैं बेहोश हो गया था और फिर भगवान ने तुम्हें वहां पर फरिश्ता बनाकर भेज दिया और तुमने मुझे बचा लिया। मैं तो ये सोच रहा था कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा। बेटा तुमने मेरी जिंदगी बचा ली
वो लड़का कहने लगा, अरे अंकल, ऐसी बातें मत कीजिए। मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। माता पिता की कदर तो उनको होती है जिनके पास माता पिता नहीं होते। आपको मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। वहाँ मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हैं। आप मेरे साथ रहेंगे। आप मेरे पिता समान हैं और अपना बेटा समझकर आप मुझे अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। इस लड़के का नाम अनुराग था। सारी सच्चाई सुनने के बाद अनुराग ने कहा कि आपने ये बात अपने बेटे को बताने की कोशिश क्यों नहीं की कि जब आपको पहले से ही पता था कि आपकी बहू का अफेयर किसी लड़के के साथ चल रहा है, तो आपको ये दिन आने से पहले ही अपने बेटे को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए थी। मैंने कहा, बेटा, मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चों का घर तबाह हो, इसलिए मैंने अपनी बहू की कोई भी शिकायत बेटे से नहीं की। बस यही मेरे लिए एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। अगर वक्त पर आकर तुम मुझे नहीं बचाते तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। अनुराग बहुत ज्यादा समझदार था और बहुत अच्छा इंसान था। उसने मुझसे कहा कि अंकल, आपको अब इस चीज का बदला लेना होगा और मैं आपका साथ दूंगा। मैं नहीं चाहता कि आपको इंसाफ ना मिले। मैंने कहा, बेटा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बहू को उसके किए की सजा दूं। उसके किए की सजा तो उसे भगवान देगा। वो लड़का कहने लगा कि 2 दिन बाद आप अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाओगे, फिर मैं आपको अपने घर ले जाऊंगा। आप मेरे घर पर रहना। अब आप दोबारा अपने घर मत जाना। अगर आपके बेटे को आपकी जरूरत होगी तो वो आपको ढूंढने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं दोबारा आपको उस नरक में जाने नहीं दे सकता। 2 दिन के बाद मेरी अस्पताल से छुट्टी हो गई थी और अनुराग मुझे अपने साथ अपने घर पर ले गया था। अनुराग अपने घर पर मेरा बहुत ख्याल रखता था। मुझे उसके घर पर रहते हुए 1 महीना हो गया था और इधर मैं सोच रहा था कि शायद बहू ने मेरे बेटे को भी बता दिया होगा कि मैं मर चुका हूँ, इसलिए तो मुझे मेरे बेटे ने भी तलाश करने की कोशिश नहीं की। इधर अनुराग मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करता था। उसकी पत्नी थी और एक बेटा भी था। उसके माता पिता बचपन में ही मर गए थे। उसने फैसला किया कि अब मैं उसके घर में ही रहूंगा और वो अपने पिता की तरह मेरी सेवा करेगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में अनुराग के जैसे भी लोग रहते हैं। अनुराग की पत्नी भी बहुत अच्छी थी। मैं भगवान से दिल ही दिल में प्रार्थना करता था कि काश मेरे बेटे की पत्नी भी अनुराग की तरह ही मेरी सेवा करती, तो शायद आज मेरी जिंदगी इस मोड़ पर ना आ गई होती। मेरे शरीर के काफी हिस्से जल गए थे, लेकिन इलाज करने के बाद धीरे धीरे मैं ठीक हो गया था। मैं अब ठीक हो चुका था और मैंने फैसला किया था कि मैं अब अपने घर जाकर अपनी बहू की सारी सच्चाई अपने बेटे को बता दूंगा। मैंने सोच लिया था कि मैं अगले दिन इस बारे में अनुराग से बात करूंगा कि मैं अपने घर जाना चाहता हूं और अपनी बहू की सारी सच्चाई बेटे को बताना चाहता हूं। रात तो मेरी इस तरह से सोचते सोचते ही गुजर गई थी, लेकिन अगले दिन मैं हैरान रह गया जब मैंने अनुराग के घर पर अपने बेटे को देखा। मेरा बेटा मुझे देखते ही गले लग गया था और वो रोते हुए मुझसे कहने लगा, पिताजी, आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको सब तरफ ढूंढ लिया था, लेकिन आप यहाँ हैं। वो तो अच्छा हुआ कि अनुराग ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे बेटे को किस तरह से पता चला कि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। मेरा बेटा कहने लगा, सोनिया ने आपके साथ जो कुछ भी किया मुझे सब पता चल गया। मेरा बेटा कहने लगा, दरअसल जब आपको सोनिया ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर आपको मारने की कोशिश की थी, तब उसने मुझे फोन करके बताया था कि आप पार्क गए थे और आप पार्क से घर वापस ही नहीं आए। उसने मुझे बताया था कि उसने आपको सारी जगह ढूंढ लिया पर आप कहीं भी उसे नहीं मिल रहे थे। मैं बहुत बेचैन हो गया था कि आप न जाने कहाँ गए। मैं अपना काम छोड़कर वापस आ गया और आपको सारे शहर में तलाश करने लगा, लेकिन आप कहीं भी नहीं मिले। आपने जब अनुराग को सारी सच्चाई बताई तो अनुराग ने मुझे कॉल की और आपके बारे में सब कुछ बता दिया कि मेरे पिता अनुराग के पास हैं। कि मैं अनुराग को नहीं जानता था कि ये कौन है, लेकिन जब अनुराग ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बताया तो मुझे अनुराग की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। अनुराग ने मुझे आपके हॉस्पिटल वाले फोटोज भेजे जिसमें आप काफी गंभीर हालत में थे और उसने बताया कि मेरी पत्नी ने आपको मारने की कोशिश की थी और वो किस तरह से आपको अपने घर लेकर आ गया। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक सोनिया की सच्चाई नहीं जान लेता। मैंने सोनिया पर कड़ी नजर रखना शुरू कर दिया था। मैंने सोनिया से कहा कि पिताजी अब नहीं मिल रहे, इसका मतलब कि वो अब कभी नहीं मिलेंगे। मैं यहाँ पर कब तक रुकूंगा, इसलिए मैं जाने का नाटक करने लगा। सोनिया को जब लगा कि मैं जा चुका तो उसने अपने बॉयफ्रेंड को घर पर मिलने के लिए बुलाया। मैंने तभी सोनिया को उसके बॉयफ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। उससे कहा कि बताओ तुमने मेरे पिता के साथ क्या किया। उसने मुझे सारी सच्चाई खुलकर बता दी।
मैं जानता था कि आप अनुराग के घर में रह रहे हो। सोनिया मुझसे रो रो कर माफी मांग रही थी क्योंकि सारी सच्चाई उसकी खुलकर मेरे सामने आ चुकी थी। अब उसके पास झूठ बोलने का कोई भी मौका नहीं था। मैंने उसे और उसके बॉयफ्रेंड को पुलिस के हवाले करने का फैसला कर लिया था। मैं घर में ही था जब अचानक मेरे पास कॉल आई और मुझे कॉल अटेंड करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ा। जैसे ही मैं बाहर आया तो सोनिया के चिल्लाने की आवाज आने लगी। मैं घर के अंदर गया तो देखा कि सोनिया और उसका बॉयफ्रेंड बुरी तरह से आग में झुलस गए थे। शायद भगवान ने उनको उनके किए की सजा दे दी थी, क्योंकि सोनिया ने गैस खुली छोड़ दी थी और हमारे घर का सिलेंडर फट गया था और सिलेंडर फट जाने से घर में आग लग गई थी, जिसमें सिर्फ सोनिया और उसका बॉयफ्रेंड ही झुलस गए थे। उन दोनों ने आपको जलाने की कोशिश की थी, लेकिन भगवान ने भी उनकी सजा उसी तरह से दी जैसा उन्होंने आपके साथ किया था। अब सोनिया और उसका बॉयफ्रेंड हॉस्पिटल में एडमिट है। सोनिया अपने किए पर बहुत ज्यादा पछता रही है। वो आपसे माफी मांगना चाहती है। मैंने तो उसे माफ नहीं किया क्योंकि मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, लेकिन शायद भगवान भी यही चाहता है कि आप उसे माफ कर दो। हम सब लोग मिलकर अस्पताल चले गए थे। वहां हम लोग गए तो मैंने देखा कि सोनिया का बॉयफ्रेंड तो हमारे जाने से पहले ही मर चुका था, लेकिन सोनिया अभी तक जिंदा थी और उसकी सांसें मेरी माफी पर अटकी हुई थी। मैंने जैसे ही उसे माफ किया, उसने भी अपना दम तोड़ दिया। सोनिया और उसका बॉयफ्रेंड दोनों ने जैसा किया था, उनको उनके किए की सजा मिल गई थी। मैं अपने बेटे और पोते के साथ अच्छी तरह से जिंदगी गुजार रहा हूँ। छोटे से बच्चे की खातिर मेरे बेटे ने दूसरी शादी कर ली। उसकी पत्नी बहुत अच्छी है और अब मेरा बेटा भी दूसरे शहर जाकर नौकरी नहीं करता। अनुराग का एहसान तो मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आखिर कब तक बूढ़े माता पिता इसी तरह घरेलू हिंसा का शिकार होते रहेंगे? आखिर कब तक सरकार द्वारा घरेलू हिंसा के विरोध में बनाई गई नीतियां सिर्फ कागज के पन्ने पर ही सिमट कर रह जाएंगी? आखिर कब तक ऐसी वारदातों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाएगी? मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आज जैसा मेरे साथ हुआ, कल आपके या आपके माता पिता के साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए खुद जागरूक होना और दूसरों को भी जागरूक करना बहुत जरूरी है। अपना ख्याल रखें और साथ ही साथ अपने बूढ़े माता पिता का भी ख्याल रखें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।